हेलो बच्चों, आज हम लोग डिफरेंशिएशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इसके अंदर क्या है कि जो आपका जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि इससे आपका बेस बनेगा जिससे आप डेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस जो ज़्यादा मात्रा में आते हैं उनको कर पाओगे। आप आगे चल के डिफरेंशियल इक्वेशंस के भी दो क्वेश्चंस आते हैं, एरिया के भी एक क्वेश्चन आता है। तो ये सब चीज़ का जो आधार है वो यही चैप्टर है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अगर ये कर लेते हैं हम लोग ढंग से तो फिर आगे का हमारा प्रोसेस जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग अपना अलग अलग चीज़ों में कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक सीखते रहते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। द इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू, तो ठीक है, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का कुछ काम हुआ है। यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन है। कैसे? एक चीज नोटिस करो, डिनोमिनेटर में ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स का फैक्टर है क्या? देखो तो जरा, अभी स्क्वायर छोड़ दो, अभी बिल्कुल ठीक बात है, यही है। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर है, इसका पावर 2 दोनों के ऊपर आ जाएगा। अब आप समझते हो कि ये 1 है, ये तो 1 है, तो इसको हटाओ, इसको, ये तो 1 ही है, तो इतना ही रह गया हम लोग। और ऑप्शन से भी थोड़ा हिंट मिल रहा है कि हमें tan cot में जाना है, केवल थोड़ा बहुत कैलकुलेट करना है ना, तो हम लोग इसको tan में ले चलते हैं। जिसको क्या करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग cos क्यूब एक्स से अंदर। cos क्यूब एक्स से जब अंदर डिवाइड करेंगे तो tan क्यूब एक्स प्लस 1 बन जाएगा। डिवाइड तो हमने cos 6 से किया है, देखा जाए तो कैसे, स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो cos 6 ऊपर कैसे कैसे एडजस्ट होगा। एक तो cos स्क्वायर कटेगा तो मेरे पास cos पावर 4 बचा डिवाइड करने में। cos पावर 4 का मतलब ये हुआ कि 2 मैं यहाँ एडजस्ट करूंगा और 2 को मैं लिख दूंगा sec स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, ये हमारे लिए अच्छा है। कैसे? हम लोग क्या करेंगे, सिंपली tan क्यूब एक्स को प्लस 1 को t पुट कर देंगे। अब देखो इसमें आपका डेरिवेटिव दिख रहा है, एग्जैक्टली न्यूमरेटर में आपको जो चीजें हैं वो यहां से दिख रही हैं, तो आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो इसको। कैसे? 1/3 टाइम्स dt अपॉन टी स्क्वायर, तो आराम से -1/t आएगा इंटीग्रल में, और इस तरह का आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी चालाकी चाहिए आपको। अब पता चला कि आप 5th डिग्री में आप देख के बेहोश पड़े हो, उसमें फैक्टराइज करके देखो ये क्वांटिटी बिना मतलब कैसे मल्टीप्लाइड है जो कि 1 है, उससे जाकर आपका डिग्री थोड़ा कम हो रहा है। आई और जे दो क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं अलग अलग, लेकिन हमें जे माइनस आई का काम करना है। तो ऐसा हमें एक चीज नजर आ रहा है कि दोनों में कुछ होगा तालमेल। तालमेल ऐसा देखो आप इसमें कि जैसे इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर में फर्क तो है अभी, लेकिन इसको अगर हम e⁴x से ऊपर नीचे गुना कर दें तो प्रॉब्ली कुछ होगा। तो जे को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देखो, e⁴x से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, तो देखो क्या बन रहा है। इसका डिनोमिनेटर और जो आई का डिनोमिनेटर है वो मैच कर गया, डिनोमिनेटर मैच कर गया, तो दैट इज गुड न्यूज। अब हम लोग अगर जे माइनस आई करते हैं, तो जे माइनस आई करेंगे तो क्या फायदा होगा, e का पावर 3x माइनस e का पावर x हो जाएगा ऊपर, और नीचे ये रह जाएगा। ठीक है, तो ये काफी सिंपल एक्सप्रेशन हो गया। अब आप देखो इसमें सिंपल काम कर सकते हो, e का पावर x को तो पहले हटा दो, e का पावर x को t डाल करके, e का पावर x को t डालोगे तो इसका एक डेरिवेटिव भी सेट होगा यहाँ पे, dx इक्वल टू dt, e का पावर x कॉमन ले लेना, तो t स्क्वायर माइनस 1, t क्यूब नहीं लिखना, e का पावर x खत्म हो गया है, और ये आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी का पावर 4। अब ऐसे क्वेश्चंस आपने किए होंगे कि भाई इसको अगर हम ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना क्वेश्चंस का, तो 1/t स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। फिर हम क्या करते हैं, इसको माइनस में देखने के बाद नीचे प्रॉफिट स्क्वायर किसका बनाते हैं, प्लस का, तो इसको अगर आप नीचे देखो तो t प्लस 1/t का प्रॉफिट स्क्वायर बनाओगे, है ना, और -2 लिखोगे, तो -2 और 1 एडजस्ट होके -1 हो जाएगा। और ऐसा आपने क्यों किया, क्योंकि इसी के डेरिवेटिव में ऊपर वाला एडजस्ट होगा। तो अब हम लोग पुट कर देंगे t प्लस 1/t को v, तो कितना हो जाएगा ये dv अपॉन v स्क्वायर माइनस 1। आराम से आप सॉल्व कर सकते हो ये फॉर्मूला लगा के, ठीक है ना।
तो इस तरह से आपने देखा कि j माइनस आई भले दो अलग अलग सॉल्व में बनाए हैं लेकिन इंडिविजुअली नहीं सॉल्व कर रहे हैं। कई बार आप बच्चे क्या करते हैं, इंडिविजुअली सॉल्व करने लग जाते हैं। कुछ तो होगा इसमें, j माइनस आई के बारे में सोचो आप, इंडिविजुअली सॉल्व मत करो, क्योंकि हो सकता है कि इंडिविजुअली सॉल्व करने में आप परेशान हो जाए इसको देख कर। तो कॉम्बिनेशन पहले देखें, इसको देखें कि इसमें काम हो जाएगा क्या, तो काम तो बढ़िया हो रहा है। इनफैक्ट कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आपको ये निकालनी है या ये निकालनी है, तो उसके लिए कॉम्बिनेशन बनाते हैं लोग। जैसे कि इसको कॉम्बिनेशन, जैसे इस क्वेश्चन में क्या बनाया गया, j माइनस आई, सॉल्व हो गया ना। उसी प्रकार से j प्लस आई भी सॉल्व हो जाएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि j प्लस आई में क्या होगा आप सोचो, यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ प्लस आएगा तो एक नीचे माइनस वाला परफेक्ट स्क्वायर बना के हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब देखो एक इसमें टेक्निक भी आ रहा है इसके सामने कि अगर हम लोग j प्लस आई सॉल्व कर लिए, j माइनस आई सॉल्व कर लिए, तो एक तरीके से साइमल्टेनियस बना दिया हमने, और उन दोनों को सॉल्व करके j भी निकल जाएगा और i भी निकल जाएगा सेपरेटली। बट इस क्वेश्चन में उतना नहीं पूछा है, बट आप कर सकते हो। इसमें आपको i प्लस जे और i माइनस जे के कॉम्बिनेशन में आंसर निकल रहा है, बाद में आप उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे ना, तो आपको i और j सॉल्व हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखें, जैसे ये क्वेश्चन को आप इस तरह से ना देखो कि सिर्फ j माइनस आई निकालना है, कॉम्बिनेशन के बारे में सोचो कि i प्लस जे भी निकल सकते हैं क्या, निकल जाएगा, और उन दोनों को सॉल्व करके साइमल्टेनियसली i और j भी निकल जाएगा। इंटीग्रल दिस इक्वल्स, तो इसको भी इंटीग्रेट करना है तो थोड़ा एडजस्टमेंट्स वगैरह करेंगे हम लोग इसके अंदर। अगर इस इंटीग्रल को देखो तो डिनोमिनेटर को कैंसिल करने के लिए मैं 1 प्लस एक्स पावर 7 लिख दूं और माइनस 2 टाइम्स एक्स पावर 7 लिख दूं, तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा नहीं? इट्स ओनली अ ट्रायल, अगर ऐसा सेट हो जाता है तो अच्छी बात है। अब देखो इसको हमें लग रहा है सेट हो जाएगा, ये इसको कैंसिल करेगा पहला टर्म को, तो 1/x हो जाएगा, और ये जो दूसरा टर्म है इसमें ये x थोड़ा सा कैंसिल होएगा, तो ये 2x पावर 6 बचेगा। नॉट बैड, क्यों, क्योंकि 1 प्लस एक्स पावर 7 का जो अंदर डेरिवेटिव जो तैयार करोगे उसमें x पावर 6 तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ। तो ये तो log x हो गया, ये तो ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप क्या करना, 1 प्लस एक्स पावर 7 को t डाल देना, 7x पावर 6 dx इक्वल टू dt आ गया। तो क्या दिख रहा है, वो दिख रहा है ना आपको कि वो जो भी है आप सॉल्व करके देख लेना। ये तो 1/x अलग कर दो, सब्स्टिट्यूशन सिर्फ पीछे वाले में करेंगे हम लोग, तो उसमें लिख देंगे हम लोग 2/7 और dt/t लिख देंगे, तो इसका log x लिख ले। वैसे तो देखो ये लोग log x लिखते हैं जनरली, हम लोग 1/x के इंटीग्रल में हम लोग लिखते हैं log mod x। अब कई और लोगों ने ऐसे सिंपली लिख दिया तो लिख दिया, बट ध्यान रखो आप हमेशा आदत डालो 1/x के इंटीग्रल में log mod x लिखने का, है ना। यहाँ कोई डोमेन मेंशन तो नहीं है, बट आगे कभी डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह में मॉड वर्ड इशू बन सकता है। अब यहाँ पे एक इंटीग्रल दिया हुआ है, यहाँ पे x छूट गया है, और i/4 की वैल्यू निकालनी है, नहीं वो भी दी गई है, तो इसका पर्पस क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने का पर्पस होगा, और फिर उसके बाद आपको π/3 और π/6 वगैरह वैल्यू पे ये एक्सप्रेशन जनरेट करना है। ठीक है, विल सी। तो सबसे पहले तो i को सॉल्व करना है ना। i में एक टेक्निक हम लोग सीखते हैं कि जैसे हम लोग i का एक्सप्रेशन है उसमें पूरे सवाल को एक साथ टैकल नहीं करते, उसका आधे सवाल को टैकल करते हैं। अब अपने चॉइस से मैं आधा सवाल ले रहा हूँ, पूरा सवाल नहीं लूंगा, पूरा सवाल हम बाद में क्रिएट करते हैं। तो इसमें से सिर्फ मैं पहला टर्म ले रहा हूँ, sec² x अपॉन sin पावर 2022x dx, ठीक है। और इसमें मैं लगाऊंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कैसे, ये sec² x को मैं इंटीग्रेट करूंगा और 1/sin में जो है उसको डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है। तो ये अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जा रहा है, तो 1/sin 2022x और sec² x का इंटीग्रल tan x माइनस अभी डिफरेंशिएट होगा, तो -2022 अपॉन sin 2023x और sin का डेरिवेटिव cos x,
और यहाँ पे tan x आया होगा, तो tan x को मैं एक काम करता हूँ sin x अपॉन cos x लिख देता हूँ फॉर फर्दर सिंप्लीफिकेशन। क्लियर, ये कट गया। अब देखोगे क्या कि वो जो पार्सल सवाल जो था वो हमें हंट ही कर रहा था कि आधा सवाल आपका कहाँ से आएगा, आधा सवाल रिकवरी में आएगा। अगर आप ध्यान से देखो इस सवाल को, ये जाकर के इसमें फ्यूज होगा तो क्या आपका क्वेश्चन बनेगा, देखो आप ध्यान से, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, एग्जैक्टली उसके जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप देखो ध्यान से कैसे। ये साइन एक्स भी पावर काट के थोड़ा सा इसको 22 कर देगा, 2022 कर देगा ना, तो आपका एग्जैक्टली जाकर ये क्वेश्चन इसमें आकर फ्यूज हो जाएगा। तो अब आप कह सकते हो कि मेरा इंटीग्रल जो है आ गया, इतना आ गया, tan x अपॉन साइन 2022 x। और ऑब्वियस है कि यहाँ हम लोग c भी लिखेंगे क्योंकि अब ये क्वेश्चन में चला गया, अब तो फर्दर इंटीग्रेट करना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रल रहेगा। अब इसमें c के बारे में देख लेते हैं। तो π/4 डाल के देखो जरा, तो अगर हम लोग x की जगह π/4 डालते हैं तो ये बन रहा है 21011 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1/√2 के पावर में 2011 प्लस c, 2022 प्लस c। एग्जैक्टली कट गया, मुझे लगता है ये दोनों चीजें कट गई, c से 0 आ गया। दैट मीन्स कि ये अब जरूरत नहीं है, ओनली दिस मच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ it। अब इस सारे क्वेश्चन में देखो π/3 और π/6 डिस्कस हो रहा है, तो एक बार π/3 निकालते हैं हम लोग। तो i π/3 का मतलब कितना हुआ, tan π/3 हो गया √3 और ये हो गया √3/2 के पावर में 2022। तो कितना हो गया, इस हिसाब से देखा जाए तो। अब इसमें देखो 3 के पावर में भी डिस्कस किया जा सकता है, तो ये दिख रहा है 2 के पावर में 2022 तो दिख ही रहा है ऊपर, है ना, और नीचे क्या दिख रहा है, √3 के पावर में तो करोगे आप, तो एक √3 यहाँ रख लो अभी और देखते हैं इसको क्या लिखूं मैं। 2022 को आधा करो तो 1011, ठीक है। मैं क्या इंटरेस्ट ले रहा हूं कि जैसे इसमें देखोगे इस तरह के टर्म्स आ रहे हैं, 1010, 1011 ऐसे टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो लेट अस आल्सो सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ π/6, उसको भी देखते हैं। तो π/6 की वैल्यू डाल के देखें, π/6 डालेंगे तो ये 1/√3 ऊपर से आ जाएगा और नीचे हाफ के पावर में 2022 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये डेवलप कितना हो रहा है, 1/√3 2 के पावर में 2022। ओके, तो थोड़ा सा दिख रहा है हम लोगों को, यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा बहुत, 2 के पावर 2022 यहाँ पे भी है, वहां पे। तो अपने को रिलेशन बनानी है, ये मल्टीप्लाई करना है इसमें। तो एक काम करता हूँ 1010 बनाता हूँ मैं मल्टीप्लाई करके, तो 3 के पावर में 1010 i π/3 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो लेट मी सी कितना आ रहा है ये। तो ये 0 एक 3 नीचे रह जाएगा और ऊपर से काट देगा, तो 2022 अपॉन √3 आ जाएगा ये। ओहो, तो ये एग्जैक्टली ये π/6 के बराबर हो गया, ये i π/6 के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों चीजें इक्वल है, तो ऑब्वियस है कि ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो ये जस्ट कॉन्स्टेंट्स का एडजस्टमेंट है। इंटीग्रेशन का काम बस इतना ही था कि आपको ये पार्शियली सॉल्व करना था। पिकअप हाफ द क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन को छोड़ दो, आधा क्वेश्चन यहाँ रिकवरी में आएगा। तो ये एक टेक्निक है जो आपने कभी पढ़ा होगा, किसी क्वेश्चन में किया होगा या आपके थ्योरी में आई होगी कि हम पार्शियली सॉल्व करते हैं कभी कभी क्वेश्चंस को इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, और उसको बाद में रिकवर करके फ्यूज करके अपना पूरा सवाल बनाते हैं। नाउ in इक्वल टू दिस, तो एक तरीके से ये भी क्वेश्चन रिडक्शन फॉर्मूला जैसा लग रहा है, क्योंकि देखो आप नीचे में जो i6 i5 ये सब डिस्कस हो रहा है, ये सब रिडक्शन फॉर्मूला खेला। तो पहले हमें रिडक्शन फॉर्मूला यहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है। रिडक्शन फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो 0 से x 1/t² प्लस 5 का पावर n, इसके साथ 1 ले लेता हूं मैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम रिडक्शन फॉर्मूला। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 को, तो t आ जाएगा माइनस, अब ये डिफरेंशिएट होगा, तो डिफरेंशिएट होगा तो क्या होगा, ये
टी स्क्वायर प्लस 5 का पावर माइनस एन है, तो माइनस एन यहाँ आ जाएगा अपॉन टी स्क्वायर प्लस 5 का पावर एन प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2t, और एक टी वहां से था तो टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और एक टी ये वाला आएगा तो 2t स्क्वायर, ठीक है। ये इतना हम लोग का सेट हो गया। अब इसके बाद इसको देखते हैं क्या है ये x अपॉन लिमिट्स पुट कर लो, इतना हो गया, प्लस ये 2n बाहर निकाल लो, और ये जो सवाल आ रहा है टी स्क्वायर अपॉन दिस, ये नहीं चलेगा क्योंकि हमें रिडक्शन फॉर्मूला बनाना है, तो हमारे जैसा सवाल होना चाहिए। तो एक काम करेंगे हम लोग, टी स्क्वायर प्लस 5 माइनस टी स्क्वायर स्क्वायर माइनस 5 एडजस्ट करूंगा अपॉन टी स्क्वायर प्लस 5 का पावर n प्लस 1, ठीक है। अब क्या होगा, अच्छा इस चीज को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन में देखो कहीं कहीं आई डैश लिखा हुआ है, तो आप जब आप इस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करोगे ना, आई एन को, आई एन डैश निकालोगे जब, तो कितना आ रहा है देखो आप, 1 अपॉन ये एक्स इसमें आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का पावर, तो बिल्कुल सही है, ये हमारे लिए आई एन डैश सही है, ये वाला। इसको हम समझ लें, हमारे क्वेश्चन का ही काम करेगा ये आई एन डैश है, ठीक है। डैश मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और यहाँ पे अब इसको दो तोड़ देंगे, दो सवाल। तो एक सवाल तो देखो ये सवाल अलग होगा, इसको काटेगा तो आई एन बनेगा, और पीछे वाला सवाल 5in प्लस 1 बनेगा क्योंकि नीचे इंडेक्स n प्लस 1 दिख रहा है। समझ गया आपको, यहाँ मैंने स्प्लिट किया, इस क्वेश्चन को अलग किया, इस क्वेश्चन को अलग किया, ठीक है। तो दोनों अलग हो गए, आई एन और आई एन प्लस 1 में हो गए। ये किसके लिए सॉल्व हो रहा था, ये आई एन के लिए सॉल्व हो रहा था। तो आई एन का टर्म इधर ले आओ चाहे उधर ले जाओ, कैसे करना है इनको देख लो थोड़ा बहुत, कैसे चाहते हैं ये आई एन प्लस 1 टर्म इधर चाहते हैं थोड़ा सा, तो लेट मी ब्रिंग इट हियर 10n आई एन प्लस 1, और इसको भी इधर ही ले आओ, तो 2n माइनस 1 आई एन इज इक्वल टू आई एन डैश, ठीक है। काफी हद तक हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला बना लिए। अब इन्होंने रिडक्शन फॉर्मूला से कुछ काम नहीं किया है, ये देखो i5 i6 की जो बातें कर रहे हैं ना, इसको देखो, इसमें अगर पुट करके देखा जाए n की जगह पे 5 डाल के देखो क्या हो रहा है, ये हो गया 50 i6 माइनस 9 i5 इक्वल टू आई डैश 5 डाला था मैंने, ऐसा एक्सप्रेशन देखो कहीं है, देखो इधर है, और कुछ छूट गया हम लोग का लग रहा है यहाँ पे। ओहो गड़बड़, जानते हो क्या हुआ है, अपने आई डैश में x नहीं था ऊपर में, यहाँ पे x है, इसको x से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये x छूट गया था, ये वाला x, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको रिजल्ट आ गया। तो इसमें रिडक्शन फॉर्मूला बनाया तो गया है, रिडक्शन फॉर्मूला बनाने का पूछने का तरीका क्या है इनका ऑब्जेक्टिव में, कि ये कुछ रिडक्शन फॉर्मूला बनाकर, रिडक्शन फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं पूछते, एन की कुछ वैल्यू डाल के पूछते, ठीक है ना। थोड़ा इंटरेस्टिंग इसमें क्या बना दिया गया है कि डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया है, तो वो तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपने लीबनिज रूल में देखा होगा डिफरेंशिएशन क्या होती है, तो कुछ पोर्शन फंक्शन का डेरिवेटिव का कहीं पे दिखाई दिया होगा, ऐसा सोच के आपको आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने लग जाना है या कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, ये सब नहीं सोचना है। इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन, अब आपने देखो एक टॉपिक सीखा होगा, पार्शियल फ्रैक्शंस का टॉपिक सीखा होगा। यहाँ पे देखो क्या है कि साइन x है यहाँ पे, तो ये चीज एक साथ मैनेज नहीं करेंगे हम लोग। इमेजिन करो, मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ, इमेजिन करो कि आपके पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन होता, उसको साइन एक्स को मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक इमेजिन कर रहा हूँ कि t प्लस 4 होता और ये t माइनस 1 होता, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस में तोड़ते कैसा दिखता है ये a अपॉन टी प्लस 4 दिखता, b अपॉन टी माइनस 1 दिखता ना, ऐसे पार्शियल फ्रैक्शंस आप जानते हो। और ये और भी आप हेवी साइड कवर से निकाल लो आप, या जो भी तरीका आपको आता है उससे निकाल लो। तो -4 इसमें छुपा के देखो, एक ही वैल्यू -1/5 आ गया t प्लस 4 वाले में, और इसमें +1/5 आ गया, 1 छुपा के डाल, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। हम लोग का काम पार्शियल फ्रैक्शन का नहीं है, हमारा काम ये है कि जो ये क्वेश्चन पूछा है ना, उसको हम लोग ऐसे लिखें 1/5 टाइम्स, मैं उसको थोड़ा आगे लिख लेता हूँ, पीछे जो प्लस वाला है उसको
टी नहीं, टी में सब्स्टिट्यूट नहीं किया मैंने सिंपली उसको ब्रेक करने के लिए यूज किया है। ठीक है ना। और आपने ये पढ़ाई की होगी इंडेफिनिट में कि 1/लीनियर में साइन या कॉस जब रहते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें tan x/2 यूज होता है इसमें। तो सिंपली आपको tan x/2 इक्वल टू टी पुट करना है दोनों में, इसमें भी उसमें भी, ये दोनों में आपको पुट करना है और आपको कन्वर्ट करना है इसको। जैसे कि आप जानते हो इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो हाफ सेक स्क्वायर x/2 dx आएगा dt। उसके बाद आप इसको dx को सिंप्लीफाई करने के लिए 2 dt और सेक स्क्वायर को 1 + tan स्क्वायर लिख सकते हो, एक तो ये काम आ जाएगा। साइन x के लिए आपको क्या करना है, साइन x के लिए आपके पास फॉर्मूला होगा 2 tan x/2 में, तो वो यूज करना है ना। तो ये दोनों चीजें यहाँ रख करके दोनों जगह पे आप आराम से सिंपल सॉल्व कर लोगे। इसमें बस ये देखने को मिला हम लोगों को कि जैसे ये एक्सप्रेशन इन्होंने जो बनाए हैं इसको एक साथ अगर मैनेज करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के टेक्निक से सॉल्व तोड़ दिया हमने, भले हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, तोड़ने के बाद अब हमने सब्स्टिट्यूशन किया। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अलग स्टाइल था बट मैनेजेबल है। If f(x) is a quadratic function such that f(0) is equal to 1 and this is a rational function, find the value of the f(0). ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है इस तरीके का कि रैशनल फंक्शन कैसे आ गया इंटीग्रेट करके। आप ऊपर ठीक है एक क्वाड्रेटिक डाल दोगे तो आपको मालूम है ना कि जब आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक्सपीरियंस है कि जब आप इस तरह की चीजों का पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हो तो कैसे कैसे पार्शियल फ्रैक्शन आते हैं। जब आप पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हो तो इस तरह से आते हैं c/x+1 d/x+1 होल स्क्वायर e/x+1 होल क्यूब, ऐसे आते हैं। आप बताओ आते हैं ना जब आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हो। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, सपोज करो आप इसको इंटीग्रेट करोगे, मान लो ABCD मत निकालो, क्या होगा बताओ। ये लॉग का टर्म देगा, ये भी लॉग का टर्म देगा ना इंटीग्रेट करके। सिर्फ ये और ये x में एक्सप्रेशन बनाएंगे जो कि अलजेब्रिक बोल सकते हैं, रैशनल फंक्शन बोल सकते हैं। तो इसका मतलब कि हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि जब इसको रैशनल रिजल्ट चाहिए तो ये दो टर्म आपको इसका मतलब नहीं चाहिए। अगर वो रहेगा तो लॉगरिथमिक फंक्शन बनेगा और लॉगरिथमिक फंक्शन अगर बन गया तो फिर हम रैशनल कैसे बोलेंगे उसको। लॉगरिथमिक सबको ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बोलते हैं, है ना। तो x के पावर्स में आना है अगर, तो मुझे a और c जैसे एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं चाहिए। ये हमें समझ में आ गया। दैट मीन्स हम लोग अभी इंटीग्रेशन वगैरह नहीं करेंगे, हम लोग सिंपली अभी रैशनल फंक्शन की बात करेंगे कि अगर ये चीज हम लोगों ने प्लान किया है रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंटीग्रेट होकर रैशनल आएगा, तो मुझे पता चल गया है कि इसको ऐसा ही होना चाहिए। समझ में आ गई बात ये कि आपको ऐसा ही होना चाहिए। अगर वो a और c वाले टर्म्स अगर जिंदा रह गए तो लॉगरिथमिक फंक्शन बनेगा, वो फिर रैशनल नहीं कहलाएगा। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है ना। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, या यूं बोले कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो bx+1 होल क्यूब dx² इंटू x+1 प्लस e इंटू x², ऐसा आएगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ जानकारी निकालनी है, कुछ दिया भी है। जैसे इन्होंने दिया है f01 है, तो f01 अगर यहाँ पे पता चल जाए तो क्या पता चल जाएगा, इससे पुट करके देखो x = 0 इसमें, तो x = 0 पुट करोगे तो क्या निकलेगा। मुझे लगता है कि b की वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि इधर से देखो आप b आ रहा है और इधर से 1 है, तो b का वैल्यू इससे निकल रहा है 1। ठीक है। बाकी d और e तो अभी नहीं निकला है, तो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उससे ये तो पता चल गया कि b 1 है। वो भी चीज हमें b में अगर कोई पूछेगा तो बता सकते हैं। ठीक है। अब पूछा क्या गया ये भी देख लो, f'0 पूछा गया है। ठीक है ना। जरा इसको डिफरेंशिएट करके देखो, f'0 का क्या मतलब होता है। f' निकालोगे इसको तो 3bx+1 का होल स्क्वायर प्लस ये सब टर्म्स आएंगे। अब आपको पता है, अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपको है तो इन सबको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। देखो x² यहाँ पे है, यहाँ भी x² है, इसमें रिपीटेड रूट है 0 वाले, तो अगर इसमें रिपीटेड रूट है तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो x का टर्म यहाँ भी बिल्ड होगा, यहाँ भी बिल्ड होगा। जब आप 0 पुट करोगे तो 0 ही होगा।
तो ये सब एक्सपीरियंस आप यूज करो, यानी कि पूरा डिफरेंशिएट करने लग जाओ, वो तुम्हारा टाइम किल कर देगा। तो f'0 का देखा जाए यहाँ से तो 3b आ रहा है ना। और भाई साहब अगर b की वैल्यू 1 निकल गई है और सब हमें मालूम नहीं था, तभी तो हमारा काम हो ही गया ना, 3 आंसर तो आ ही चुका है, ठीक है। बट एक चीज तुम्हें थोड़ा देख के अच्छा नहीं लगा होगा कि ये तो क्यूबिक दिख रहा है सर, आपको तो क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक बोला गया होगा। देखो अभी तो बी और डी और ई निकाला कहाँ है हमने, अगर आपको क्वाड्रेटिक बोला गया है तो डेफिनेटली हमारा जो यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट है वो 0 होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए ना। तो b प्लस डी मस्ट बी 0, तो एक कंडीशन है अवेलेबल हमारे पास कि क्वाड्रेटिक बनाने के लिए ये कंडीशन भी रहा होगा। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा काम तो b पे आधारित था। ये एक्स्ट्रा बात है कि d को किसी को पता चल गया कि d की वैल्यू उससे निकल रही है -3, सॉरी -1, क्योंकि b 1 था। तो ये तो एक्स्ट्रा बात हो गई, लेकिन जो बात निकल के आई कि हमारे को रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट f'0 की है, तो वो तो सीधे सीधे b फुलफिल कर देगा। हम पूरा क्वाड्रेटिक ढूंढने में क्यों लगे हुए हैं, ये भी तो एक सवाल है। हम क्वाड्रेटिक पूरा क्यों ढूंढ रहे हैं, हमें d और e नहीं चाहिए। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है इस बात का परसेप्शन यूज कर रहा है कि इंटीग्रेशन के अंदर से एंड रिजल्ट्स क्या निकल रहे हैं, कैसे निकलते हैं, कैसे पार्शियल फ्रैक्शंस के कैसे रिजल्ट निकलते हैं, ये आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं था, नहीं तो उसके हिसाब से भी इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक के हिसाब से तो बहुत सारी वैरायटी आती है, tan इनवर्स का भी टर्म आ सकता है, log का भी आ सकता है, sin इनवर्स का भी आ सकता है, तो वो सब इश्यूज नहीं आए। फॉर्चुनेटली नीचे का एक्सप्रेशन सिंपल था, तो उसके कारण से ये दो आए थे, इनको हमने एलिमिनेट किया था। और उसके बाद काम छोटा ही नहीं निकला, बाद में पूरा हमें डी और ई निकालने का काम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। डी तो निकल गया है, ई निकालने का काम नहीं। और इंफॉर्मेशन कुछ देते अगर फंक्शन के बारे में तो हम ई भी निकाल ले सकते थे, जो प्रॉब्ली हमें जरूरत नहीं पड़ा है। इफ द इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू, ये एक पॉपुलर क्वेश्चन है, इसमें अगर आपको मैं एक टेक्निक बताऊंगा कि जैसे कि यहाँ पे आप देखो क्या चल रहा है, dx अपॉन, जैसे मैं एक फॉर्म बताता हूँ, x माइनस ए का पावर p और x माइनस बी का पावर q। आपने देखा होगा कई क्वेश्चनों में कि p q पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं, है ना, और p प्लस q जोड़ के 2 है, ठीक है, p प्लस q जोड़ के 2 है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो आप, इसका 3/4 है, इसका 5/4 है, तो 3/4 और 5/4 जोड़ के देखो आप 2 आ रहा है ना। तो ये एक टेक्निक में चला जाता है, किस तरह का टेक्निक कि हमें इसमें इन दोनों में किसी का भी रेशियो बना लो। जैसे क्वेश्चन में तो x-1/x+2 दिख रहा है, तो हम लोग वही बना देते हैं। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, x-a/x-b को t पुट कर देते हैं, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन स्टैंडर्ड है। अब अपने क्वेश्चन में चलें, अपने क्वेश्चन में क्या पुट करेंगे, x-1/x+2 को t डाल देंगे। अभी मैं दिखाता हूँ ये 2 का वाला खेल कैसा है, दिखाता हूँ। इसको पहले इसको डिफरेंशिएट करके पहले dx वगैरह निकालने, x+2 का होल स्क्वायर, x+2 माइनस x-1 dx इक्वल टू dt, ठीक है, मैंने डिफरेंशिएट कर लिया। अब इसके हिसाब से कितना निकल गया, 3 dx अपॉन x+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू dt, ऐसा आ गया। अब आप देखो इसमें 2 का क्या रोल है, इस 2 का। अब इस इंटीग्रल को लेकर आओ, उसमें एक काम करो, ये x+2 के पावर 5/4 था ना, इसमें 3/4 जोड़ो और डिवाइड करो। तो ये देखो x-1/x+2 का पावर ये हो जाएगा 3/4 और ये x+2 का पावर हो जाएगा 2, समझे बात। तो आपने ये 2 बना लिया और डेरिवेटिव में देखो ये चीज एग्जैक्टली इसके हिसाब से सेट हो गया। तो क्या कर सकते हो आप बताओ, ये सिचुएशन 1/3 हो जाएगा, इधर dx dt अपॉन में क्या बन जाएगा, t का पावर 3/4 बन जाएगा। और ये कितना आसान इंटीग्रेशन है आप बताओ। तो 3/4 पावर से नहीं घबराना है, बिकॉज ये 2 जो है ना दैट इज वेरी हेल्पफुल। जैसे आप 2 भी कहां से है देख लो आप, जब आप कोसेंट रूल लगाओगे इसमें डिफरेंशिएशन का, तो यहाँ 2 बिल्ड होगा ना भाई, तो वही 2 का खेल चल रहा है। ऐसे 2-3 सवाल जो है जेईई मेंस में आए हैं अभी रिसेंटली, कभी कुछ इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे मान लो कुछ x के जगह पे x² यूज कर लिया, यहाँ x² डाल देंगे, यहाँ x² डाल देंगे, ऊपर x डाल देंगे, तो तुम हटा लेना, है ना। तो इस तरह का ये सवाल चल रहा है, आप अपना लैम्डा और ये सब देख लेना, निकाल लेना आफ्टर सॉल्विंग दिस, ठीक है ना।
तो ये बात है। आई थैंक यू फॉर दिस पार्टिसिपेशन। और मुझे लगता है कि आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर ढंग से प्रैक्टिस कर पाओगे। कई क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया, रेंज ऑफ क्वेश्चंस को, और इन रेंज ऑफ क्वेश्चन से आपको गाइडेंस लेकर के थोड़ी और प्रैक्टिस इंडेफिनिट की करनी है। इंडेफिनिट की जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो आप, तो उसके बाद आपको डेफिनिट करना आसान हो जाता है। वैसे अलग बातें हैं कि डेफिनिट में भी हम लोग जाएंगे अभी, उसमें प्रॉपर्टीज वगैरह के क्वेश्चंस करने, बहुत सारी चीजें और भी आती हैं डेफिनिट के अंदर। बट एक बेसिक बात ये निकल के आई है कि इनडेफिनिट का अगर इंटीग्रेशन का अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो कैलकुलेशन आपका धीमा पड़ेगा। कई क्वेश्चन डेफिनिट में इंडेफिनिट के थ्रू ही सॉल्व होते हैं, क्योंकि आपका इंडेफिनिट क्वेश्चन को जैसे कि कोई आदमी केवल लिमिट डाल दिया और डेफिनिट का बना दिया। कई बार ऐसा भी देखने को मिला कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कई जगहों पे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ढंग का आपको मालूम होगा तो आप आंसर कंप्लीट कर पाओगे, अदरवाइज पता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन वो सॉल्व नहीं होगा। तो ये सब बातें हैं, तो इसको इंडेफिनिट को आप नजरअंदाज ना करें। ठीक है, इसके क्वेश्चंस कम आते हैं लेकिन ये सब भरपाई आपको आगे वाले चैप्टर से हो जाता है। थैंक यू।